प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर और इसके अंतर्गत ज्योग्राफी से संबंधित जो भारतीय कृषि है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं उसको। भारतीय कृषि के अंतर्गत हमने देखा था कि जो फसलों के प्रकार हैं उपयोग के आधार पर देखा, जलवायु के आधार पर देखा। फिर उसके हमने बाद में देखा था कि जो गेहूं हैं उसकी हम बात कर रहे थे। गेहूं, उसके बाद में चावल, और चावल के बाद में हम देखेंगे अन्य फसलों के बारे में कि वे किस प्रकार की उनकी भौगोलिक दशाएं हैं, कौन कौन से उसके उत्पादक क्षेत्र हैं, उनका विश्व में भारत की दृष्टि से किस प्रकार से योगदान है। इन सभी तथ्यों के बारे में हम देखें। तो हम बात कर रहे थे गेहूं। हमने देखा था कि गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन का प्रथम स्थान है और भारत का द्वितीय स्थान है। ठीक है, भारत ज़्यादातर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करता है क्योंकि जनसंख्या दबाव ज़्यादा है, संसाधनों की आवश्यकता ज़्यादा है, खाद्य आपूर्ति की आवश्यकता ज़्यादा है, इसलिए खाद्यान्न फसलों का उत्पादन भारत ज़्यादा करता है, लगभग 55% के आसपास। तो खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक जो उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है चावल का, याद रखना। और 2 नंबर पे कौन सा आता है? गेहूं का। याद रखना कि जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल हैं, नंबर 1 बात करें तो कौन सी आती है? चावल की। और 2 नंबर पे बात करेंगे तो गेहूं आती है। बस इतना याद रखना है। फिर हमने देखा कि कुल 11% कृषि भूमि पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। कृषि भूमि और 20% खाद्यान्न फसलों में गेहूं का योगदान है। अब खाद्यान्न जो फसलें हैं वो संपूर्ण भारत में लगभग 55% भूमि पर बोई जाती है। लगभग कितने प्रतिशत भूमि पर खाद्यान्न फसलें हैं? 55%। इसमें से इसका जो 20% है, 55 का 20% बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 11% कृषि भूमि आ जाती है। तो 11% कृषि भूमि पर क्या है? गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और जो भारत की 30% जनसंख्या है, 30% जनसंख्या की बात करेंगे तो वो किस पर निर्भर है? गेहूं पर निर्भर है भारत। तो इसलिए गेहूं पर विशेष ध्यान दिया जाता है इसके उत्पादन से संबंधित। ठीक है, ये कुछ सामान्य तथ्य हैं विश्व के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में। अब देखेंगे कि गेहूं जो फसल है इसको उत्पादित करने के लिए जो भौगोलिक दशाएं की बात करेंगे हम, वो भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी हैं? गेहूं की, जो गेहूं का उत्पादन किया जाता है, उत्पादन की भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशाओं में देखिए, सर्वप्रथम हम बात करते हैं तापमान की। गेहूं के फसल के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। कितना तापमान इसको चाहिए ये देखेंगे। तो सबसे पहले हमने इसकी जो समय अवधि है वो देखी थी। कहाँ देखी थी? रबी की फसल में देखी थी कि रबी की फसलों का जो समय है वो कितना है? अक्टूबर नवंबर से लेकर कहाँ? मार्च तक। ये रबी की फसल के लिए। और रबी की फसल में मैंने ये भी लिखा था गेहूं, चना, जौ, सरसों, मटर, ये लिखा। तो वो सेम तापमान किसके लिए चाहिए? गेहूं के लिए। अब देखिए, अक्टूबर नवंबर से मार्च तक की बात करेंगे तो इस समय अवधि के अंतर्गत आपको किस प्रकार की जलवायु स्पष्ट होगी? समशीतोष्ण जलवायु स्पष्ट होती है। तो जो गेहूं है वो किस प्रकार की जलवायु में उत्पादित की जाती है?
समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में उत्पादित की जाती है। ठीक है, अब देखिए ये समय शीत ऋतु का है। तो हमने ये भी बात की थी रबी की फसलें हैं वो किस काल की हैं, शीतकालीन फसलें हैं। ये भी बात की थी हमने, शीत ऋतु के अंतर्गत उत्पादित की जाती है। अब देखिए गेहूं के लिए जो परमानेंट तापमान की बात करेंगे वो ताप कैसा मिलना चाहिए, बढ़ता हुआ ताप मिलना चाहिए। किसको, गेहूं की फसल को। अब बढ़ते हुए तापमान से क्या तात्पर्य है, देखिए बोते समय, पकते समय और काटते समय, कटाई के समय, है ना। तीन चीज़ें हैं। जब हम बोते हैं तो तापमान कितना आवश्यक है, जब ये फसल पकती हैं तो कितना तापमान की आवश्यकता होती है, और जब ये फसल काटते हैं तो उस समय कितने तापमान की आवश्यकता होती है। तो देखिए बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस, पकते समय 15 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, और कटाई के समय कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। तो ये तापमान कैसा मिल रहा है आपको, बढ़ता हुआ तापमान। तापमान में क्या होनी चाहिए, गेहूं की फसल के अंदर वृद्धि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। और इसकी एक विशेषता और भी है कि 100 दिन ऐसे मिलने चाहिए इसको जो क्या हैं, पाला रहित हैं। मतलब बहुत ज़्यादा न्यूनतम तापमान क्या कर देता है, गेहूं की फसल को खराब कर देता है। पाला जब पड़ता है, फ्रॉस्ट जिसको बोलते हैं, वो जब पड़ता है तो गेहूं की फसल खराब हो जाती है। न्यूनतम तापमान इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं करता है, कई बार 1 डिग्री 2 डिग्री या 0 डिग्री या माइनस में भी चला जाता है तापमान, तो वहाँ पर गेहूं की फसल का जो उत्पादन है वो क्या हो जाएगा, निम्न स्तर पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें भौगोलिक दिशाओं के बारे में जानना था, वो हमने देखा है। सबसे पहले हमने किसके बारे में देखा, तापमान के बारे में देखा। अब देखिए दूसरी जो भौगोलिक दिशा है वो देखेंगे। दूसरी भौगोलिक दिशा है वो है वर्षा। ठीक है, देखिए वर्षा, जो वार्षिक वर्षा की बात करते हैं हम, तो वार्षिक वर्षा गेहूं की फसल के लिए कितनी होनी चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। किस फसल को, गेहूं को। अगर 50 से 75 सेंटीमीटर 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे नहरों से, नलकूपों से, कुओं से, तालाबों से। इस प्रकार से सिंचाई की जाती है। सिंचाई के द्वारा ही इसकी जल की आपूर्ति की जाती है। अगर वार्षिक वर्षा का औसत किसी क्षेत्र में कम स्पष्ट होता है तब हम सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी और सिंचाई करेंगे। दूसरी हम बात करते हैं, अगर वर्षा का वितरण क्या हो जाता है, लगभग 150 सेंटीमीटर हो जाता है कई बार किसी क्षेत्र में, तो अगर वर्षा ज़्यादा हो गई तो गेहूं की फसल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, सड़ने और गलने लग जाती है गेहूं की फसल। ठीक है, ज़्यादा वर्षा के कारण क्या हो जाती है, फसलें खराब हो जाती है, और कम वर्षा के कारण भी फसलें खराब हो जाती है। लेकिन कम वर्षा के लिए हम क्या करेंगे, सिंचाई के जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब जब ये फसल, जनवरी की बात करेंगे गेहूं की फसल के लिए जो वार्षिक वर्षा होती है, उसके अलावा इसके लिए एक वर्षा होती है चक्रवातीय वर्षा, जो पश्चिमी विक्षोभ, आपने मानसून में पढ़ा होगा, पश्चिमी विक्षोभ से कुछ चक्रवातीय वर्षा होती है शीत ऋतु में, जिसको क्या बोलते हैं, मावठ बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, मावट बोलते हैं। ये जो मावट है ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। क्या होती हैं, लाभदायक होती हैं। तो ये हमने तापमान देख लिया, वर्षा देख ली। अब हम बात करेंगे तीसरी जो भौगोलिक दिशा है, मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी आवश्यक होती है गेहूं की फसल के लिए। देखिए, मिट्टी की बात करते हैं तो गेहूं की फसल के लिए नमी युक्त उपजाऊ जो मिट्टी होती है उसकी आवश्यकता होती है। और इस मिट्टी के अंतर्गत जो जैविक ह्यूमस है, जैविक ह्यूमस जो कार्बनिक तत्व होती हैं जिससे क्या है मिट्टी का उपजाऊपन स्पष्ट होता है, वो जैविक ह्यूमस की मात्रा क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। जिससे किस पर प्रभाव पड़ेगा, ह्यूमस की मात्रा से किस पर प्रभाव पड़ेगा, इसकी उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें उत्पादन की आवश्यकता अधिक है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर जैविक ह्यूमस की मात्रा को चेक करेंगे। अगर कम है तो हम बहुत सारे तकनीक अपना सकते हैं। गोबर जो खाद है, प्राकृतिक जो खाद है, वो एक उत्तम उदाहरण स्पष्ट होता है इस प्रकार के जैविक ह्यूमस को बढ़ाने के अंतर्गत। इसके अलावा हम कुछ मिट्टी की बात करते हैं, जैसे चिकनी मिट्टी, दोमट, उपजाऊ मिट्टी, काली मिट्टी। इन मिट्टियों में भी उत्तम उत्पादन देखा गया है गेहूं की फसलों का। ठीक है। अब मिट्टी के साथ साथ जो गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं वो क्षेत्र कैसे होने चाहिए, मिट्टी के साथ साथ में हम देखेंगे। हो सकता है वो कोई ढलुआ क्षेत्र हो, वहाँ पर मिट्टी उपजाऊ लेकिन ढलुआ क्षेत्र हो, लेकिन जो उत्तम क्षेत्र होता है उत्पादक क्षेत्र, वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए, समतल क्षेत्र होना चाहिए। चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, काली मिट्टी हो सकती है। इसके साथ साथ क्षेत्र कैसा होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन एरिया होना चाहिए, समतल होना चाहिए। और साथ साथ में जो जितने भी आधुनिक यंत्र हैं उन यंत्रों का प्रयोग भी किया जाना चाहिए गेहूं की फसल। ये तीन प्रमुख भौगोलिक दशाएं। इसके अलावा कुछ अन्य कारक भी हैं। देखिए कौन कौन से अन्य कारक जो भौगोलिक दशाओं में काउंट किए जाते हैं। अन्य कारकों में देखते हैं हम सस्ते व पर्याप्त श्रमिक। अब देखिए बुआई, कटाई और जो निकालते हैं हम गेहूं, उसके लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो वो बिल्कुल क्या होने चाहिए, सस्ते। अगर लागत उन पर ज़्यादा हो जाएगी और उत्पादन हमारा कम हुआ तो हम वैसे ही घाटे में चले जाते हैं। तो सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। फिर यातायात के जो साधन हैं वो साधन क्या होने चाहिए, उत्तम होने चाहिए। जैसे हम बात करते हैं, अगर यातायात के जो साधन हैं वो साधन अगर है ही नहीं तो क्या होगी, परेशानियाँ अधिक होगी। अगर है, बेहतर है, तो उस पर टैक्स क्या हो जाएगा, अधिक व्यय हो जाएगा, लागत क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। दूसरी, अगर उत्पादन कम हो रहा है तो रासायनिक जो उर्वरक हैं उन उर्वरकों का प्रयोग किया जाए। अगर जो बीज है वो बीज उत्पादन क्षमता कम कर रहा है तो उन्नत बीजों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। अब ये सारे कारक हैं, ये अन्य कारकों में हैं। इनको हम गौण कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गौण कारक। लेकिन ये जो तीन कारक है, तापमान, वर्षा, मिट्टी, इनको क्या बोलती हैं, प्रमुख कारक बोलती हैं। क्या बोलती हैं, प्रमुख। और ये कौन से कारक हैं, गौण कारक हैं, अन्य कारक हैं। अब
किसी भी फसल के लिए आपको भौगोलिक दशाएं प्रदर्शित करनी है तो सबसे पहले आप इन 3 कारकों का उल्लेख करोगे, उसके बाद में अन्य जितने भी कारक हैं उनका वर्गीकरण स्पष्ट करोगे। तो तापमान, वर्षा और मिट्टी 3 प्रमुख चीज़ें होती हैं फसल के उत्पादन की दृष्टि से। अब देखिए, भौगोलिक दशाएं कंप्लीट हो गई हमारी। अब हम बात करेंगे गेहूं के जो उत्पादक क्षेत्र हैं भारत में, उन उत्पादक क्षेत्रों की बात करेंगे, कौन कौन से उत्पादक क्षेत्र हैं। देखिए, उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं तो ये देखिए, आपको मैप में स्पष्ट होगा कि ये जो क्षेत्र है आपका, कौन सा क्षेत्र है ये हमने पीछे कई अध्यायों में स्पष्ट किया है। ये क्षेत्र आपको पता है सतलज, यमुना, गंगा का मैदानी क्षेत्र है और इसी मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये क्या है, बिल्कुल समतल एरिया है, प्लेन एरिया है, साथ साथ में यहाँ पर मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है। कैसे मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी है और समतल एरिया है। तापमान भी बिल्कुल, और ये जो जलवायु है इस क्षेत्र की, अब देखिए ये क्या है, कर्क रेखा है। कर्क रेखा का जो ऊपरी क्षेत्र है वो किस में आएगा? समशीतोष्ण के क्षेत्र में आएगा, शीतोष्ण के क्षेत्र में आएगा। जलवायु भी बिल्कुल सही है, वर्षा का वितरण भी बिल्कुल सही मिलता है। तो जो जितनी भी भौगोलिक दशाएं, तापमान, वर्षा, मिट्टी, वो यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से भली भांति रूप से स्पष्ट हो रही है। तो ये क्षेत्र पर्टिकुलर किसका हो गया? गेहूं के उत्पादन का हो गया। ये प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। और इसी क्षेत्र के अंतर्गत भारत की 2/3, भारत की जो 2/3 जनसंख्या है वो कार्यरत, और 2/3 भाग पर इस क्षेत्र का जो 2/3 भाग है, इस मैदानी भाग का 2/3 भाग, वहाँ पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे कि इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं जो सर्वाधिक उत्पादन स्पष्ट करते हैं। उन राज्यों की हम बात करेंगे। तो गेहूं के उत्पादन में भारत के अंदर सर्वाधिक गेहूं उत्पादित कौन सा राज्य करता है? देखिए, नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश आता है, यूपी। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और कितने प्रतिशत किया जाता है? भारत, पूरे संपूर्ण भारत की बात करेंगे तो मान लीजिए 100 क्विंटल या 100% गेहूं का उत्पादन होता है। अकेले उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत होता है? 28% गेहूं का उत्पादन होता है। और इसी के कारण ये क्या है? प्रथम स्थान पर स्पष्ट हो रहा है। और कुल कृषि भूमि की बात करेंगे, कुल कृषि भूमि की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कुल कृषि भूमि है, उसके 32% भाग पर क्या उगाई जाती है? गेहूं उगाई जाती है 32% भाग पर। और उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो कैसा है? समतल एरिया है, उपजाऊ मैदान है, उपजाऊ मैदानी भाग है, नदियां भी हैं, यहाँ पर नदियां भी स्पष्ट होती हैं। ठीक है, इसके कारण क्या है? 1 नंबर पर स्पष्ट हो रहा है। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो उत्पादन है वो उत्पादन प्रति हेक्टेयर की बात करते हैं। प्रति हेक्टेयर के अंतर्गत जो उत्पादन है वो कितने क्विंटल है? 2.5 क्विंटल गेहूं प्राप्त होता है प्रति हेक्टेयर में। ये उत्पादक फसलों की बात करेंगे, इसके उत्पादन की बात करेंगे तो उत्पादन में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना होता है? उत्तर प्रदेश में 2.5 क्विंटल
अनाज उत्पन्न किया जाता है गेहूं के रूप में। ठीक है, इसके अलावा जो इस राज्य की बात करेंगे तो इस राज्य में जो पर्वतीय पठारी क्षेत्र हैं उसको छोड़ देंगे तो संपूर्ण राज्य ही गेहूं के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। और इसके कुछ उप क्षेत्रों की बात करेंगे, जैसे मेरठ की बात की जाती है, वहाँ भी गेहूं उत्पादन अधिक है। बुलंदशहर की बात की जाती है, वहाँ भी अधिक है। मुजफ्फरनगर की बात की जाती है,